मेरा नाम अजय चंद है और मैं एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एज अ हेल्थ कंसल्टेंट काम करता हूं। और यहाँ पर हम लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से किस प्रकार बचा जा सकता है उसके बारे में अवेयर करते हैं। आज मैं आप लोगों को हेल्थ कोच ट्रेनिंग के मॉडल नंबर 3 के बारे में बताने जा रहा हूं। और ये टीएन्स का हेल्थ कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त हुआ है, जिसमें ये थर्ड मॉड्यूल 4 हाई सिम्टम्स क्या होते हैं इसके बारे में बताता है। कुछ इंपोर्टेंट नोट्स हम लोग जरूर यहाँ पर जानेंगे। और ये पहला नोट है, द नॉलेज ऑफ द कोर्स आर बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल मेडिसिन गाइडेड बाय द टीएन्स हेल्थ कंसेप्ट, extract from 16 journal health topics with the purpose of improving participants' knowledge of health and product applications। 16 जर्नल हेल्थ टॉपिक्स का ये जिस्ट यहाँ पर दिया गया है और इसका पर्पस सिर्फ यही है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनकी नॉलेज में, उनके ज्ञान में बढ़ोतरी की जा सके, इजाफा किया जा सके, ताकि वो हेल्थ और प्रोडक्ट्स के एप्लीकेशंस के बारे में अपने ज्ञान को बढ़ा सके। और ये कोर्स जो है न्यूट्रिशनल मेडिसिन पे बेस करता है और टीएन्स हेल्थ कंसेप्ट के द्वारा ये गाइडेड है। और टीएन्स हेल्थ कंसेप्ट ये है कि हम पूरे बॉडी को एक इंटीग्रेटेड होल के रूप में लेते हैं। हम किसी एक सिम्टम्स का इलाज ना करके किसी भी समस्या के लिए हम पूरे बॉडी को कंसिडरेशन में लेते हैं। न्यूट्रिशन हेल्थ केयर बिलोंग्स टू प्रिवेंटिव मेडिसिन, यानी जो न्यूट्रिशनल हेल्थ केयर है, जो पोषक तत्वों से हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, वो प्रिवेंटिव मेडिसिन के अंतर्गत आता है। यानी हम किस प्रकार से अपने शरीर को सुरक्षित कर सकते हैं। दिस कोर्स मेनली टू प्रोवाइड नॉलेज इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ कस्टमर हैंडलिंग, नॉट फॉर डिजीज ट्रीटमेंट। और ये जो कोर्स है, ये कस्टमर्स को, पेशेंट्स को बेहतर तरीके से हैंडल करने के लिए, बेहतर तरीके से उनको सहायता करने के लिए है। और ये सिर्फ किसी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। और कुछ ज्ञान जो है इस कोर्स का, वो मेन स्ट्रीम मेडिसिन से भी हमने लिया है। कुछ रोगों के ज्ञान को भी हमने इसमें सम्मिलित किया है, समाहित किया है। और ये सिर्फ सीखने के लिए और ज्ञान की वृद्धि के लिए किया गया है। और इसको हम किसी भी कस्टमर के निर्णय को, कि वो कौन सा मेडिकल सॉल्यूशन ले, कौन सा ना ले, ऐसा किसी भी ये हमारा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि हम किसी भी पेशेंट को या कस्टमर को इन्फ्लुएंस करें कि वो हमारे से इलाज कराए। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हम सिर्फ अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए इस कोर्स को करते हैं। दिस इज एन ऑन जॉब ट्रेनिंग कोर्स फॉर स्किल्स एंड नॉलेज इंप्रूवमेंट। आप कुछ भी कार्य करते हुए भी इस ट्रेनिंग कोर्स को कर सकते हैं, अपने स्किल्स में, अपने ज्ञान में इजाफा कर सकते हैं। ये कोई प्रोफेशनल न्यूट्रिशन कोर्स नहीं है, इसलिए बेसिक न्यूट्रिशन की नॉलेज इसमें हमें प्रोवाइड नहीं हो पाएगी। हमें जरूरी है कि हम एक्स्ट्रा लर्निंग और बेसिक न्यूट्रिशन की नॉलेज हासिल करने के लिए कुछ दूसरे अन्य रिलायबल स्रोतों की सहायता लें, और ये हाईली रिकमेंडेड है। ग्रेट नॉलेज ऑफ हेल्थ केयर इज अ वास्ट एज द ओशन।
हम अगर स्वास्थ्य के बारे में पूरी रीति से जानना चाहते हैं तो ये ऐसा ही है जैसे एक बहुत विशाल समुद्र है, और ये आसान नहीं है कि विशाल समुद्र को एक छोटे से मॉड्यूल में या 6-7 मॉड्यूल्स में हम समाहित कर सकें। इसलिए इस कोर्स में सब चीजें हम ऐड ऑन नहीं कर सकते हैं, और हमें जरूरी है कि हमें सेल्फ लर्निंग के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाना ही होगा। और ये याद रखें, हेल्थ केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेडिसिन नहीं हैं, ये कोई दवाइयां नहीं हैं। एज अ क्लास हेल्थ कोच डू नॉट ओवर क्लेम द प्रोडक्ट्स। हमें कभी भी प्रोडक्ट्स के ऊपर ओवर क्लेमिंग नहीं करनी है कि 100% क्योर हो जाएंगे, 100% ट्रीटमेंट हो जाएगा, ऐसा कोई भी दावा नहीं करना है। हालांकि हम जानते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स अमेजिंग हैं, एक्सीलेंट हैं, और वो बहुत बेहतर रिजल्ट्स भी देते हैं और लोग चंगे भी हो जाते हैं, लेकिन हमें क्लेम नहीं करना है। हम ये कह सकते हैं कि आप अपने प्रेजेंट कंडीशन से रिवर्ट हो जाएंगे, आप बहुत बेहतर फील करेंगे, आपकी जो अभी प्रेजेंट कंडीशन है उससे आप बहुत बेहतर हो जाएंगे, ऐसी बात हम कर सकते हैं। हाइपरटेंशन, आप जानते सब, हाइपरटेंशन जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर भी कह सकते हैं। ब्लड के कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो इसमें 3 खास चीजें हैं, बल्कि अगर हम कहें 4 खास चीजें हैं। पहला है प्लाज्मा, जो कि एक पीले कलर का एक ट्रांसपोर्टिंग ब्लड सेल्स, जिसमें प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, हॉर्मोन्स आदि होते हैं। और ये प्लाज्मा वो माध्यम है जो इन सब चीजों को शरीर के विभिन्न भागों तक, हर एक सेल और ऊतक तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये ब्लड में 55% पाया जाता है, पीले कलर का है ये। उसके अलावा व्हाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो बॉडी का सबसे मुख्य इम्यून सिस्टम है, यानी हमारे बॉडी को सुरक्षा प्रदान करने का तंत्र, सुरक्षा तंत्र हम इसको कह सकते हैं। ये हेल्थ के प्रॉब्लम को ठीक करने में और बीमारियों से हमें सुरक्षित करने में हमारी सहायता करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। इनको हम ऐसा भी मान सकते हैं कि सिपाही होते हैं, जो भी गलत एलिमेंट होता है सिपाही उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स बिल्कुल ऐसे ही हैं। अगर कोई भी फॉरेन बॉडी ब्लड स्ट्रीम में आती है तो वो एकदम उस पर अटैक करके उसको नष्ट करते हैं। प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड रिपेरेशन। और जो प्लेटलेट्स हैं, आपने सुना होगा जब ये बहुत से डेंगू का फीवर और बहुत से फीवर्स हुए तो उसमें कहते हैं कि प्लेटें डाउन हो गई। तो ये प्लेटलेट्स जो होते हैं ब्लड में, ये 4% होते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल हैं ब्लड की क्लॉटिंग के लिए और रिपेरेशन के लिए। रिपेयरिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। अगर इनकी कमी हो जाती है तो ब्लड, और कहीं चोट लग जाए, ब्लीडिंग होने लगे, तो ब्लड बहना बंद नहीं होता। इसलिए बड़ा जरूरी है कि प्लेटलेट काउंट प्रॉपर होनी चाहिए। रेड ब्लड सेल्स जो हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी एंड कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स फॉर एक्सक्रीशन। ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये बहुत ही जरूरी कणिकाएं हैं, लाल रक्त कणिकाएं, जो 41% होती हैं ब्लड में। और इनमें हीमोग्लोबिन नाम का एक पदार्थ होता है लाल रक्त कणिकाओं में, जिसमें यह खासियत होती है कि वह ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपनी सतह पे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, शोषित अवशोषित कर लेता है, और फिर कैरी करता है हर एक सेल तक, हर एक टिश्यू तक उसको कैरी करता है ऑक्सीजन को। और उस समय ये ऑक्सीजन को कैरी करके ये
ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर सेल में जाके दो भागों में विभाजित होता है। ऑक्सीजन छूट जाती है और हीमोग्लोबिन रह जाता है और ऑक्सीजन वहां पर उपस्थित न्यूट्रिशन को, जिसको हम अगर सिंपल भाषा में कहें ग्लूकोज को बर्न करती है, जलाती है, ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, और वहां पर ऊर्जा, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं सेल के अंदर, कोशिका के अंदर। ऊर्जा जो है वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदल देती है और इसमें सबसे बड़ा सहायक होता है कोएंजाइम Q10, जो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। और ये एडीपी जब एटीपी में बदल जाता है तो वो ऊर्जा वहां पर संकलित हो जाती है, जमा कर ली जाती है, स्टोर हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के माध्यम से बाहर निकाल दी जाती है सेल से और हीमोग्लोबिन उसको अवशोषित करके लंग्स में छोड़ देता है। वहां पर लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है नथनों के जरिए। इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया होती है। ब्लड का कॉम्पोजिशन बहुत ही अमेजिंग चीज है। ब्लड बहुत ही असेंशियल है क्योंकि ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को हमारे हर एक ऊतक तक। और हम जानते हैं कि हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है और कोशिकाओं के समूह जब मिल जाते हैं तो वो ऊतकों का निर्माण करते हैं और हर एक ऊतक तक वो पहुंचता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं भैया बता रहे हैं, हीम मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। हीमोग्लोबिन का मतलब है, हीम मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, आयरन प्लस प्रोटीन मिलकर हीमोग्लोबिन बनता है। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो हमें जानना ही चाहिए और इसलिए हमें प्रोटीन भी पर्याप्त मात्रा में लेना ही चाहिए। तो it takes carbon dioxide and waste products away from the tissues, और यही ब्लड है जो कार्बन डाइऑक्साइड को और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट्स, यूरिक एसिड इत्यादि चीजें उत्पन्न होती हैं बॉडी में ऑक्सीडेशन के बाद, वो सारी चीजें निकाल के ये बाहर करता है। इट is needed to sustain life and promote the health of all the body's tissues, और रक्त ही है जो हमारे लाइफ को सस्टेन करता है। इसको हम लाइफ फ्लूइड भी कहते हैं, जीवन द्रव्य, जीवन द्रव्य, लाइफ फ्लूइड। और ये रक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा चित्र को अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो आगे के लिए बड़ा सहायक होगा। यहाँ पर नीले कलर में जो दिखाई दे रहा है इसको हम कह सकते हैं ये इम्प्योर ब्लड है। नीचे से यानी बॉडी से, बॉडी कैपिलरीज से जितना ब्लड ऊपर की तरफ को आ रहा है नीले कलर में, ये वेन्स के जरिए से आता है जिनको हम शिराएं कहते हैं हिंदी में। और ये हमारे दहने अलिंद में और फिर निलय में से होता हुआ, अलिंद और निलय कहते हैं आर्ट्रिकल और वेंट्रिकल्स को, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल्स, यानी 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के। और उन चैम्बर्स में से जो राइट वाले चैम्बर्स हैं उनमें अशुद्ध रक्त आता है और अशुद्ध रक्त फिर पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से लंग्स में भेजा जाता है जहां पर ये शुद्ध होता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है बाहर और ऑक्सीजन उसमें अवशोषित होती है और वापस उसको भेजा जाता है फिर लेफ्ट ऑरिकल में और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये वापस बॉडी में शुद्ध रक्त भेजा जाता है। इस तरीके से ये रक्त का पूरा चक्र चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी मजेदार बात यह है कि
आर्टरीज में हमेशा शुद्ध रक्त होता है और वेन्स में हमेशा अशुद्ध रक्त होता है जिसमें अब कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है। लेकिन सिर्फ पल्मोनरी वेन में शुद्ध रक्त होता है और पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त होता है। ये एक रोचक बात है आर्टरीज और वेन्स के सिलसिले में जो हमें जानना चाहिए। हाइपरटेंशन कैसे होता है? नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट में देखें तो नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम में नॉर्मल ब्लड प्रेशर है और हमारी धमनी बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जैसे जैसे हम सीधे हाथ की तरफ को बढ़ते हैं राइट हैंड साइड में, तो आप देखें कि कोलेस्ट्रॉल, पीले कलर का ये कोलेस्ट्रॉल धमनी के अंदर की दीवार में जमा होने लगा और अंदर का जो खोखला भाग है वो छोटा हो गया, कम हो गया। अब रक्त जो है जिस स्मूथनेस से पहले बह रहा था धमनी में, अब नहीं बह पा रहा है क्योंकि यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल ने दीवारों को मोटा कर दिया है, जिसकी वजह से रक्त जो है ब्लड दीवारों पर एक प्रेशर क्रिएट करता है और इसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड के द्वारा जो धमनी की दीवारों पर प्रेशर क्रिएट होता है वही ब्लड प्रेशर है। और जब वो ज्यादा हो जाता है नॉर्मल से तो वो हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहलाता है। तो आप ये सोचिए कि कोलेस्ट्रॉल कितनी खतरनाक चीज है। हालांकि बहुत जरूरी भी है, खतरनाक है लेकिन बहुत जरूरी भी है हमारे हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। लेकिन एक प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए। अगर एक्सेस होगा, और हम जानते हैं किसी भी चीज की एक्सेस हानिकारक होती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये ब्लड प्रेशर कैटेगरीज हैं। ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में नॉर्मल, लेस देन 120 एंड लेस देन 80। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो तरीके के इसमें हमारे ब्लड प्रेशर को नापने के लिए दो हम टर्म्स को यूज करते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। और इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मल में ये 120 जो सिस्टोलिक जो मर्करी जो पारे का वो जो है अपर नंबर 120 या उससे कम है तो ब्लड प्रेशर हम नॉर्मल मानते हैं। और डायस्टोलिक में 80 से कम या 80 तक भी अगर है तो नॉर्मल मानते हैं। लेकिन अगर ये 120 और 129 के बीच में सिस्टोलिक आ जाता है और 80 या उसके नीचे डायस्टोलिक है तो वो एलिवेटेड यानी ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर ये 130 से 139 तक हो जाता है सिस्टोलिक तो, और ये 80 से 89 तक, 80 टू 89 तक हो जाता है तो इसको हम हाई ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में ले आते हैं और ये हाइपरटेंशन स्टेज नंबर 1 है। यानी 130 से 139 तक सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 80 से 79 89 तक ये अगर डायस्टोलिक है तो ये हाई ब्लड प्रेशर का फर्स्ट स्टेज है। और अगर आपका सिस्टोलिक 140 से ऊपर हो जाए और डायस्टोलिक 90 से ऊपर हो जाए तो ये हाई ब्लड प्रेशर की सेकंड स्टेज मानी जाती है और ये बहुत खतरनाक लेवल माना जाता है। और उसके बाद एक थर्ड स्टेज और है हाइपरटेंशन क्राइसिस। यहाँ पर यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली। आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना ही होगा अगर आपका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 180 और डायस्टोलिक 120 या उससे ऊपर हो जाता है। और ऐसे में हम लोग जानते हैं हमारे पास तो बहुत अच्छे एपरेटस हैं। जो हमारा हेड केयर एपरेटस है उसको अगर हम
लगातार यूज करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर लगातार नॉर्मल रेंजेस में रहता है। तो ये ब्लड प्रेशर की कैटेगरीज हमने डिस्कस की। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, ये जानना भी निहायत जरूरी है। स्ट्रोक हो सकता है, यानी अचानक से अगर ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो ब्रेन में एकदम से ब्रेन की कैपिलरीज बर्स्ट हो सकती हैं और चक्कर आ सकते हैं और आप संज्ञा शून्य हो सकते हैं। हार्ट फेल हो सकता है, विजन लॉस हो सकता है, यानी आंखों में समस्या आ सकती है। अगर आंखों की कैपिलरीज बर्स्ट हो जाए तो क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड की। हार्ट अटैक आ सकता है, किडनी डिजीज हो सकती है या किडनी फेलियर भी हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर में। ये प्रॉब्लम्स और सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग भी हाई ब्लड प्रेशर की देन है। तो इस तरह से ये कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हाइपरटेंशन से हो सकते हैं। अदर डाइटरी फैक्टर्स ऑफ हाइपरटेंशन, डाइटरी फैक्टर्स हैं हाइपरटेंशन के। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यानी जिसको हम साधारण भाषा में नमक कहते हैं, सॉल्ट। लिमिटिंग सोडियम intake कैन डिक्रीज बीपी इन सम पेशेंट्स विद हाइपरटेंशन, यानी अगर बीपी की प्रॉब्लम है तो आप नमक या तो बंद कर दें या बहुत ही कम कर दें। तो बहुत से मैक्सिमम केसेस में बीपी को आप कंट्रोल कर पाते हैं। फिर कैफीन है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ सिंगल डोज ऑफ कैफीन 125 से 250 मिलीग्राम तक cause the transient increase in blood pressure in healthy male. In a meta-analysis of 11 controlled trials with a median duration of 8 weeks, coffee consumption median 5 cups per day as compared with no coffee consumption significantly increased mean systolic blood pressure by 2.4 mmHg and diastolic BP by 1.2 mmHg। यानी अगर हम कैफीन यूज करते हैं, अगर हम एक दिन में 5 कप कैफीन यूज करते हैं, कॉफी पीते हैं जिसमें 125 से 250 मिलीग्राम तक कैफीन है, तो ब्लड प्रेशर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो होता है, जैसे लो ब्लड प्रेशर के बहुत से पेशेंट होते हैं, अगर आप उनको कॉफी पिला देते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाता है। लेकिन जो हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं उनको मना किया जाता है कि आप कॉफी ना लें। अल्कोहल जो है, दैट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। न्यूमरस observational studies have found a positive association between alcohol consumption and prevalence of hypertension। यानी अल्कोहल का कंजम्पशन जो लोग करते हैं उनका ब्लड प्रेशर भी काफी बढ़ जाता है। और ये बड़ा जरूरी है कि हम इन बातों का ध्यान रखें। और दूसरा हाई सिम्टम है, पहला हाई सिम्टम था हाइपरटेंशन, दूसरा हाई सिम्टम है हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइपरलिपिडीमिया इज हाई कोलेस्ट्रॉल। अब ये कोलेस्ट्रॉल की बात आती है और मोस्ट कॉमन हाइपरलिपिडीमिया जो है हाई कोलेस्ट्रॉल। और हम जानते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल को हम कैसे इंगित करते हैं अपने लेफ्ट हैंड में। अदर फॉर्म्स ऑफ हाइपरलिपिडीमिया इंक्लूड्स hypertriglyceridemia and mixed hyperlipidemia in which both cholesterol and triglyceride levels are high। एक तो कॉमन टाइप जो है हाइपरलिपिडीमिया का, यानी हाई कोलेस्ट्रॉल अगर है तो हाइपरलिपिडीमिया का केस है। और अगर हाइपर ट्राइग्लिसराइड और
हाइपरलिपिडीमिया दोनों मिक्स हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है और ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़े हुए हैं। तो ये हाइपरलिपिडीमिया, हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया, और ये मिक्स हो जाते हैं, और ये ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई होने पर ये एंडोथेलियल डिसफंक्शनिंग को क्रिएट करते हैं और बहुत ज्यादा समस्या में आ जाता है शरीर। People with untreated hyperlipidemia are twice as likely to develop coronary artery disease, CAD, as those with cholesterol level in the normal range. यानी जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है, नॉर्मल से अगर डबल हो गया है, तो उनमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दिस कैन लीड टू क्लॉग्ड आर्टरीज, और इसमें आर्टरीज बाधित हो सकती हैं, ब्लड का बहना बिल्कुल बाधित हो सकता है, विच कैन ट्रिगर हार्ट अटैक, जिससे हार्ट अटैक पड़ सकता है, या स्ट्रोक आ सकता है, या और कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जहां पर भी ब्लड का बहना बाधित होता है, वहां यानी जहां सर्कुलेशन बाधित होता है, वहां पर प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स, अगर हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल, अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, कोलेस्ट्रॉल अधिकाई में अगर है तो परेशानी का कारण है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी भी है। कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कोलेस्ट्रॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन का एक कंपोनेंट है। सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन में कोलेस्ट्रॉल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रीकर्सर ऑफ हॉर्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल जो है वो हार्मोनल बैलेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्स हॉर्मोन्स, एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्ट्रोजेंस एंड एंड्रोजेंस, ये सब कोलेस्ट्रॉल के द्वारा ही प्रीकर्सर होते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये सब भी कोलेस्ट्रॉल के ही देन है। Anabolic steroids, male sex hormones including testosterone, ये भी कोलेस्ट्रॉल के द्वारा ही उत्पादित होते हैं। प्रीकर्सर ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी के लिए भी कोलेस्ट्रॉल जिम्मेदार है, और प्रीकर्सर फॉर बाइल एंड सिंथेसिस, यानी बाइल जूस, बाइल एसिड के सिंथेसिस में भी कोलेस्ट्रॉल का बहुत अहम रोल होता है। इसी तरह से ट्राइग्लिसराइड जो है वो एनर्जी के स्टोरेजेस हैं। ट्राइग्लिसराइड एनर्जी के स्टोरेज हैं, लेकिन अगर ये अधिकाई में हो जाए तो समस्या हो जाती है। द रेफरेंस रेंज ऑफ सीरम लिपिड, ये सीरम लिपिड की रेफरेंस रेंज दी हुई है, आप देख सकते हैं इसमें। लिपिड प्रोफाइल आप जानते हैं, ये आपने टर्म सुनी होगी, जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो हम कहते हैं लिपिड प्रोफाइल होना है। तो इसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल 6.1, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 1.8, नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 4.3, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 3.8, ट्राइग्लिसराइड 1.1 एंड कोलेस्ट्रॉल पर एचडीएल रेशियो 3.4। और ये बहुत इनकी स्टडी बहुत अच्छी स्टडी है, लेकिन ये समय नहीं है कि मैं इन सब चीजों को बहुत हाईलाइट करूं। हम सिर्फ यहाँ पर ये जानते हैं कि हाउ डू आई कन्वर्ट MMOL पर लीटर टू mg पर डेसीलीटर। तो कोलेस्ट्रॉल इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 38.67 और ट्राइग्लिसराइड मल्टीप्लाइड 88.57। अगर हम इन संख्याओं को, जो कोलेस्ट्रॉल आपने यहाँ पर मैंने पढ़ा, इनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो MMOL पर लीटर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर में।
और इसको ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लाभ है तो जरूरी, लेकिन अभी यहाँ पर बहुत लाभकारी नहीं है। अदर डाइटरी फैक्टर्स ऑफ हाइपरलिपिडीमिया, कुकिंग एंड स्टोरेज, number of atherogenic compounds are formed in food during cooking. These includes oxidized cholesterol, lipid peroxides, and advanced glycation end products, जिनको AGE कहते हैं। यानी जब हम कुकिंग करते हैं, जब हम खाना पकाते हैं या भंडारण करते हैं, फ्रिज में रख दिया, कहीं रख दिया, तो बहुत से ऐसे एथेरोजेनिक कंपाउंड्स बन जाते हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक होते हैं। Breaking the yolk of an egg during cooking exposes the cholesterol to high temperatures and oxygen, which presumably accelerates the formation of cholesterol oxide. Thus, boiled eggs would be most preferable. अर्थात जब हम अंडा बनाते हैं, एग बनाते हैं, और एग को फोड़कर उसकी जो जर्दी होती है, पीला पार्ट, उसको भी अगर हम टूट जाने देते हैं तो बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल, यानी कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए अगर आप अंडे खाते हैं तो या तो बॉइल्ड एग खाइए, और या फिर आप हाफ हाफ फ्राइड, जिसमें जर्दी ना टूटे, ऐसे वाले एग आप खा सकते हैं। ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल, ड्राइड एग प्रोडक्ट्स, पाउडर्ड मिल्क, grated cheese, French fries, processed meat, butter oil, heated butter, heated tallow, and lard, dry egg products are used in pancake mixes, bakery products, baby foods, cake mixes, salad dressings, noodles, and military rations. तो ये सारे ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल्स हैं जो अल्टीमेटली हमारे सेहत के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक है। उसके अलावा फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज कंजम्पशन इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड एंड यूरिक एसिड लेवल्स हैं, प्रमोटिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस। यानी फ्रक्टोज का ज्यादा सेवन भी हानिकारक है। सुक्रोज, कंजम्पशन ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ सुक्रोज इंक्रीजेस सीरम लेवल्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड, इंसुलिन एंड यूरिक एसिड, a rise in blood pressure, an increase in platelet adhesiveness, and a decrease in HDL cholesterol levels. HDL जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ये तो कम करता है सुक्रोज का ज्यादा सेवन। यानी जो हमारी शुगर, अगर व्हाइट शुगर बिल्कुल बंद कर दिया है तो उससे बेहतर कोई बात ही नहीं। Trans fatty acids and the lipid of coronary heart disease in the United States began around 1920, about 8 years after a large amount of trans fatty acids were introduced into the diet in the form of partially hydrogenated vegetable oil. Consumption of trans fatty acid has been reported to increase LDL, यानी बुरा LDL बढ़ाने में सहायक होते हैं जो ट्रांस फैटी एसिड्स हैं, और जो घी वगैरह खाते हैं या हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, डालडा वगैरह जो खाते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा हानिकारक है सब कुछ। और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को ये कम करते हैं। एंड इम्पेयर endothelial function. In addition, higher consumption of trans fatty acid was associated with higher C-reactive protein levels. और ये C-reactive protein level ये लीवर के से संबंधित हो जाता है, और जब लीवर में परेशानी है तो C-reactive protein का हम टेस्ट करवाते हैं। नेक्स्ट एक और सिम्टम है hyperglycemia. Hyperglycemia means high level of blood sugar, also known as blood glucose. Over time, it can cause major health complications in people with diabetes. Hyperglycemia जो है ये बहुत ही खतरनाक चीज है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको एक्सप्लेन करता है नॉर्मल ब्लड शुगर रीडिंग्स
range between 70 to 100 milligram per deciliter while fasting or not eating, जिसको हम कहते हैं फास्टिंग शुगर। जब हम टेस्टिंग करते हैं तो 70 से अगर 100 है तो वो नॉर्मल रेंज माना जाता है। अगर इससे अधिक है तो हम ये मानते हैं कि पेशेंट डायबिटिक है। रीडिंग्स बिटवीन 100 and 125 milligram per deciliter classify as impaired fasting hyperglycemia if you have 2 or more blood glucose tests performed in a fasting state that are at or above 126 mg per deciliter, you may have diabetes. तो अगर आप फास्टिंग में ये शुगर टेस्ट कराते हैं तो आप 100 तक या 125 तक भी नॉर्मल रेंज मानते हैं, उसके आगे अगर है तो वो आप डायबिटिक की कैटेगरी में पाए जाते हैं। तो ये हाइपरग्लाइसीमिया भी एक बहुत ही भयानक परेशानी है मनुष्यों के लिए। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कहते हैं GI और ये मेजर है ब्लड ग्लूकोज का, जो ब्लड ग्लूकोज रेजिंग पोटेंशियल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ऑफ अ फूड कंपेयर्ड टू अ रेफरेंस फूड, जनरली प्योर ग्लूकोज। और जब हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं तो हम प्योर ग्लूकोज लेते हैं, करीब हम 70 ग्राम्स ग्लूकोज या उससे थोड़ा कम देकर 2 घंटे के बाद फिर हम टेस्टिंग करते हैं, जिसको हम फास्टिंग, और दूसरा होता है खाना खाने के 2 घंटे के बाद जो हम टेस्ट करते हैं। और ये ग्लाइसेमिक लोड जो है, जो कैपिटल G और L से डिनोट होता है, इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट कंटेंट grams of each ingredient GL value divided by 100, from which we know how much the blood sugar level will be raised by the food. तो इस तरीके से हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड के कैलकुलेशंस करते हैं लैब में, और जब लैब की रिपोर्ट्स होती हैं वो इसी के द्वारा हम तक आती हैं। तो ये बड़ा जरूरी है कि हम इन चीजों को जानें। और उसके बाद यहाँ पर इस में आप देख सकते हैं वेस्टर्न रिफाइंड फूड्स, किस फूड में कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और ग्लाइसेमिक लोड कितना है, और ये अनरिफाइंड ट्रेडिशनल फूड्स में कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और कितना ग्लाइसेमिक लोड है। ये सारी चीजें हम इसमें इस चार्ट में देख सकते हैं। मैं इस पूरी पीपीटी को शेयर कर दूंगा ग्रुप में, और आप लोग इसको अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। मेजर कॉम्प्लिकेशन जो डायबिटीज के होते हैं, आंखों की परेशानी हो जाती है, लोग अंधे भी हो जाते हैं, सेरिब्रोवेस्कुलर डिजीज हो जाती है, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज CVD जिसे कहते हैं, परमानेंट किडनी डैमेज हो सकती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, वेरिकोज वेन्स आदि हो जाती हैं, डायबिटिक फूड इन्फेक्शंस हो जाते हैं। ये मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज के। अदर डाइटरी फैक्टर्स ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, कुकिंग मेथड्स के माध्यम से भी बहुत सी बार हाइपरग्लाइसीमिया के सिम्टम बॉडी में दिखने लगते हैं। सुक्रोज, फ्रक्टोज, ये सारे टाइप्स हैं ग्लूकोज के, और ये सारे। उसके बाद लास्ट जो सिम्टम है दैट इज हाइपर यूरिसीमिया। और हाइपर यूरिसीमिया जो है, ये यूरिक एसिड अगर हमारे ब्लड में ज्यादा हो गया है
high uric acid levels can lead to several diseases, including a painful type of arthritis called gout, जिसको हम कहते हैं गठिया। गठिया का रोग जो है वो हाइपर यूरिसीमिया या यूरिक एसिड की देन होता है। अगर हमारे ब्लड में यूरिक एसिड ज्यादा हो जाता है उसके लेवल, तो ये बहुत सी बीमारियों को जन्म देता है, जिसमें एक अर्थराइटिस है। Elevated uric acid levels are also associated with health conditions such as heart disease, diabetes and kidney disease. तो हार्ट, किडनी और डायबिटीज के पेशेंट के लिए भी ये बहुत ही खतरनाक चीज हो जाती है। नॉर्मली योर बॉडी rids itself of uric acid when you urinate. Hyperuricemia occurs when your body either makes too much uric acid or is unable to excrete enough of it. It usually happens because your kidneys are not eliminating it quickly enough. यानी बॉडी इस तरीके से फॉर्म्ड है कि वो यूरिक एसिड जो आपके उपापचय या मेटाबॉलिज्म के बाद बन रहा है उसको खुद ही निकाल के बाहर कर देता है यूरिनेशन के माध्यम से। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी बार कुछ ऐसे परिस्थितियां हो जाती हैं कि हम यूरिन पास नहीं कर पाते हैं या बहुत देर तक हम यूरिनेट नहीं करते हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है और ये सारे लोड किडनी के ऊपर आने लगता है। इसलिए कभी कभी ऐसा भी होता है किडनीज वीक हैं तो वो प्रॉपर यूरिनेशन नहीं कर पाती है, जिससे यूरिक एसिड शरीर में ही रह जाता है, पूरी तरीके से वो बाहर नहीं निकल पाता और वही फिर पेनफुल टाइप अर्थराइटिस, गाउट आदि में कन्वर्ट हो जाता है। जो और कभी कभी आपने देखा होगा कि टखनों में, एड़ियों में बहुत सीवियर पेन होता है, ऐसा लगता है जैसे सुई चुभ रही है या कोई हड्डी बढ़ गई है वो चुभ रही है, वो सब यूरिक एसिड का कमाल होता है। Excess uric acid level in your blood can lead to the formation of crystals. यूरिक एसिड अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ब्लड में तो वो ठोस रूप में आ जाता है, क्रिस्टल्स बन जाते हैं उसके। These can form anywhere in the body. कहीं पर भी आपके बॉडी में कहीं पर भी बन सकते हैं क्रिस्टल्स। They tend to form in and around your joints, in your kidneys. Your body's defensive white blood cells may attack the crystals, causing inflammation and pain. और जब हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जब वो इन क्रिस्टल्स के ऊपर अटैक करते हैं तो उससे सूजन आ जाती है और चकत्ते पड़ जाते हैं, स्वेलिंग होती है, बहुत सीवियर पेन होता है। तो ये हाइपर यूरिसीमिया एक बहुत ही खतरनाक चीज है। दो कॉमन डिजीज एसोसिएटेड हैं हाइपर यूरिसीमिया से, एक तो गाउट जैसे आप देख पा रहे पैर में ये, या यूरिक एसिड नेफ्रोथियसिस, यानी हमारे किडनीज में भी स्टोन्स बन जाते हैं। यूरिक एसिड इज फॉर्म्ड व्हेन purines break down in your body. Purines are chemicals found in certain food. This typically includes red meat में, organ meat में, सी फूड में और बीन्स में। इन सब में प्यूरिन्स पाए जाते हैं और जब प्यूरिन्स ब्रेक होते हैं तो ये यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर कोई ऐसी समस्या है बॉडी में, ऐसे सिम्टम आ रहा है हाइपर यूरिसीमिया का, तो हमें इन चीजों का सेवन तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए ताकि यूरिक एसिड ना बने। अब आते हैं हम न्यूट्रिएंट्स इंटरवेंशन पे। न्यूट्रिएंट इंटरवेंशन की अगर हम बात करते हैं तो कोएंजाइम Q10, विटामिन ई, ओमेगा 3, कैल्शियम,
विटामिन D3, विटामिन K2, मैग्नीशियम, विटामिन C, विटामिन B+, हेस्पेरिडिन, क्वेरसेटिन, विटामिन B+, क्रोमियम, विटामिन C, विटामिन कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओमेगा 3, सेलेनियम, ये सारे जो चारों जो 4 हाई सिम्टम्स हैं, फर्स्ट हाई सिम्टम, सेकंड हाई सिम्टम में ये सब, थर्ड में क्रोमियम, विटामिन B+, मैग्नीशियम, अल्फा लिपोइक एसिड, कॉपर, जिंक, विटामिन E, हेस्पेरिडिन और क्वेरसेटिन और ल्यूटिन, और जो 4 हाइपर जो हमारा हाइपर यूरिसीमिया का जो सिम्टम है, अगर वो है तो फॉलिक एसिड, विटामिन C, कॉपर, क्रोमियम और क्वेरसेटिन। और टियान्स के प्रोडक्ट्स में हमारे पास ये सब चीजें उपलब्ध हैं, यानी कोएंजाइम Q10, ओमेगा लाइफ, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, HMB, जिंक कैप्सूल्स, लिपिड मेटाबॉलिक मैनेजमेंट टी, जिसको हम टी पॉली बोल रहे हैं, जिम्नेना, और सुपर कैल्शियम पाउडर विद मेटाबॉलिक फैक्टर्स, डायाकॉन, एंटीऑक्सीडेशन, एंटी इन्फ्लेमेशन। इसमें आप OPC को ला सकते हैं, टी पॉली को ला सकते हैं। तो ये सारे न्यूट्रिशंस अगर हम यूज करते हैं तो इन 4 हाई सिम्टम्स से हम अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। और अगर किसी को ये परेशानियां हैं, ये 4 हाई सिम्टम्स किसी पेशेंट में आपको दिखते हैं, तो आप ये प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। और न्यूट्रिएंट्स दे डू मैटर्स, ये न्यूट्रिएंट जो हैं ये वाकई में काबिल तारीफ है। बेटर चांस, बेटर लाइफ, 100 years हेल्दी लाइफ। थैंक यू सो मच। और मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी अजीजों का कि आपने बड़े गौर से सुना, चीजों को जाना, समझा। और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और मैं धन्यवाद करता हूँ सहीम सर का कि आपने मुझे अवसर दिया। ओवर टू यू सहीम सर। ऑलरेडी टाइम भी काफी हो गया, मैं 10 मिनट ऊपर निकल गया, उसके लिए मुझे क्षमा करें, लेकिन वो पूरा करना जरूरी था। हालांकि मैंने थोड़ा तेजी से किया है, बहुत सी चीजें मैं उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं भी कर पाया हूँ, उसके लिए क्षमा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सहीम सर। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so much. Great, excellent, wonderful.